तो इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। सो देयर इज अ फेमस कोटेशन बाय स्टीव जॉब्स। तो क्या कहती है वो कोटेशन, देखिए, एवरीवन इन दिस कंट्री शुड लर्न टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेस यू टू थिंक। तो इस कोटेशन की हेल्प से स्टीव जॉब्स ने कहा है कि कंट्री में हर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं वो हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सिखाती है किस तरीके से सोचना है, मतलब थिंकिंग कैपेसिटी को आपको बढ़ाती है ये। ठीक है, तो ये कोटेशन आपको बताती है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक सोल्यूशन ढूंढना होगा। मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके पास में, किसी प्रोग्राम को बनाना तो एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक वे फाइंड करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आप डिस्कस। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, देखिए, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपका क्विकली क्रिएट हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एकदम प्रोग्राम बनाने की सोची और आपने एकदम से प्रोग्राम बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई इफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथोलॉजी और अप्रोप्रिएट टेक्निक को सिलेक्ट करना होगा जिसकी हेल्प से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। मतलब क्या है, आप एक प्रोग्रामर हैं और आप कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं, कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो उस कंडीशन में वो आपके पास में प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना होगा जिसकी हेल्प से आप वो प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप्स है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसको एनालाइज करो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में एनालाइज करेंगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है, सेकंड हमारे पास में फाइंड इट्स सोल्यूशन एंड डेवलप एल्गोरिथम फॉर द सोल्यूशन। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और उसके लिए एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे। एल्गोरिथम को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे और उसके लिए एल्गोरिथम बनाएंगे। ओके, एंड थर्ड क्या है, देखिए, कोड द सोल्यूशन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद में जब आपके पास में सोल्यूशन आ गया तो उसके लिए फिर आपको कोडिंग करनी है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टेस्ट एंड डिबग द कोड सोल्यूशन। मतलब जो सोल्यूशन है, जो कोडिंग आपने कर ली है, उसको टेस्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर उसको डिबग कीजिए। ठीक है, एंड फाइनली उसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये मेन हमारे 4 स्टेप्स हैं जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में फॉलो करते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके पास में तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मेनली इन स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। तो इसको डायग्राम की हेल्प से और क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमने एनालाइज किया प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सेकंड स्टेप फाइंड द सॉल्यूशन एंड डेवलप एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम को डेवलप करेंगे, जो भी हमारा सॉल्यूशन आया हमने फाइंड किया उसके लिए हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, कोडिंग कर देंगे उसकी। जो भी हमारा सॉल्यूशन निकल के आया उसके लिए हम कोड लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो कोड हमने लिखा है उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, और डिबग करेंगे। डिबगिंग का भी मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे डिबगिंग का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम में एरर है उनको फिक्स करना। ओके, तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल चलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में मेन तो हमारे 4 स्टेप्स ही होते हैं। जो मेजर स्टेप्स होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन इन स्टेप्स के भी कुछ सब स्टेप्स होते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में। ओके, तो वो सब स्टेप्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है उसको हम और अच्छे तरीके से समझ पाए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं सब स्टेप्स को। तो देखिए कौन कौन से सब स्टेप्स हैं। तो पहला मेन स्टेप था हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना है। ये हमारा मेजर स्टेप था। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रॉब्लम हमें दिख रही होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। तो इसलिए प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको पहले अच्छे से प्रॉब्लम को समझ लेना है। ओके, एंड नेक्स्ट है एनालाइज द प्रॉब्लम। उसके बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ओके, तो ये दो सभी स्टेप्स थे हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो कि था हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि उसके अंदर क्या सब स्टेप्स हैं। तो सेकंड जो मेन स्टेप था हमारा वो था डेवलपिंग द एल्गोरिथम। ओके, तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से सब स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सब स्टेप जो है 3rd नंबर से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट से नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सब स्टेप जो थे वो हमने फर्स्ट वाले मेन स्टेप में डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम 3rd से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3rd सब स्टेप क्या है, देखिए, थिंक ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन एज पर द प्रॉब्लम। तो इस सब स्टेप में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन को सोचते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इस सब स्टेप में आपको सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्या करना है, थिंक डिफरेंट आइडियाज फॉर सोल्यूशन। मतलब क्या है,
आपको डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ के बारे में सोचना है सोल्यूशन के लिए, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनकी हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, वो सोच लेना है आपको। देन चेक योर आइडियाज़ फॉर अपेंडेंस। अपेंडेंस का मतलब है यहाँ पे कि जो आइडियाज़ आपने सोचे हैं वो यूजफुल भी है या नहीं है, मतलब यहाँ पे है यूजफुलनेस से, कि जो आइडियाज़ आपके हैं वो यूजफुल होने चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, मतलब क्या है, जो भी सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा, जो भी आइडिया आपने सोची है उनमें सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन जो होगा वो आपको यहाँ पे पिक कर लेना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सब स्टेप की। तो नेक्स्ट सब स्टेप है हमारा फॉलो मॉडुलर अप्रोच वाइल डिजाइनिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको मॉडुलर अप्रोच को फॉलो करना है। मॉडुलर अप्रोच क्या होती है, मतलब क्या है, कोई बिग प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने को ही बोलते हैं हम मॉडुलर, ठीक है। जिसमें कि जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं प्रॉब्लम के उनको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। मतलब क्या है, बिग प्रोग्राम को छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो फाइनल प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को डिसाइड करेंगे एंड देन उस सोल्यूशन को हम सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सब स्टेप की, जो कि हमारा आइडेंटिफाई ऑपरेशन फॉर सोल्यूशन। तो इसमें क्या है, देखिए, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग करने के टाइम पे, तो वो सारे ऑपरेशन आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो मेन बात ये ध्यान रखनी है हमें कि जो ऑपरेशन है वो हमारे मिनिमम हो और सिंपल हो, ठीक है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इनपुट है वो आपके मिनिमम हो, और चेक करेंगे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है या नहीं है। एंड लास्ट, सिंपल एंड एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ओके, तो ये सब स्टेप थे हमारे इस मेन स्टेप के अंदर, जो कि था हमारा डेवलपिंग द एल्गोरिथम। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट मेन स्टेप को, और इसके जो सब स्टेप्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग, और इसके अंदर सब स्टेप देखिए एक ही है, जो कि 6 नंबर पे आएगा, क्योंकि 5th नंबर तक हम लास्ट वाले मेन स्टेप में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सब स्टेप क्या है, देखिए, कोड प्रोग्राम यूजिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए, प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे। कोडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, कोडिंग को पहले समझ लेते हैं। देखिए, कोडिंग जो है एक टेक्निकल वर्ड है जिसको कि हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। मतलब जब आप प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कोडिंग। ओके, तो इस स्टेप में जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब जो लास्ट स्टेप में हमने एल्गोरिथम डिजाइन करा था उसको यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखिए, जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है या फिर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। मतलब चीज़ों को रिपीट करना है या फिर वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी प्रोग्राम में। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्राम की इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब है कि स्पीड, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस क्या है उस प्रोग्राम की, इन सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। ओके, तो ये सब स्टेप था हमारे इस मेन स्टेप के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेन स्टेप को और उसके सब स्टेप को भी। तो नेक्स्ट मेन स्टेप है हमारा टेस्टिंग एंड डिबग योर प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या सब स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला है इसमें टेस्ट एंड डिबग योर प्रोग्राम, ठीक है। तो टेस्टिंग का मतलब क्या है, टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। मतलब क्या है, प्रोग्राम में जो एरर है उनको हम जब फाइंड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। एंड डिबगिंग का क्या मतलब होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट प्रोसेस इज नोन एज डिबगिंग। मतलब क्या है, जो एरर्स आपके प्रोग्राम में जब आप उनको करेक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग। ओके, तो इस फेज में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि एरर्स को फाइंड करना है, उसके बाद में उनको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब उनको करेक्ट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब स्टेप है कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, मतलब कि उसको रिटन फॉर्म में लिखना है कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करें, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं, किस बारे में प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें आप रिटन फॉर्म में लिखोगे तो उसे हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया उसका कि मैंने किस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया है, क्या क्या चीज़ें हैं इस प्रोग्राम में और किस बारे में ये प्रोग्राम है, तो इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है किसी और पर्सन या प्रोग्रामर को आपके प्रोग्राम को समझने के लिए, ठीक है, कि जो प्रोग्राम आपने बनाया वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसके बारे में वो डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में उसकी पूरी डिटेल हो सकती है कि वो प्रोग्राम जो है किस बारे में है, वो किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई सॉफ्टवेयर आता है तो उसके साथ में मैनुअल आती है, तो मैनुअल में क्या होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन ही होता है कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इसका प्रोसेस क्या है और किस लिए प्रोग्राम बनाया गया है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो सब स्टेप थे हमारे इस मेन स्टेप के अंदर, जो कि था हमारा टेस्टिंग एंड डिबग योर प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि फाइनली उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और बाद में उसको मेंटेन किस तरीके से करेंगे। तो इंप्लीमेंट एंड मेंटेन के अंदर देखिए सब पॉइंट क्या है।
तो इसमें पहला सब स्टेप क्या है, देखिए इम्प्लीमेंट योर कोड। मतलब क्या है, आपने प्रोग्राम का कोड लिख दिया, उसके बाद में उसको टेस्ट भी कर लिया, उसको डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया, उसके बाद में आप उसको एक्चुअल यूज के लिए इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब क्या है, जिस काम के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया, वो प्रोग्राम बनाया, उसको उस काम के लिए इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, मतलब वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा वो। एंड नेक्स्ट है मेंटेन योर प्रोग्राम। तो मेंटेन का मतलब है प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना, और जो पुराने एरर रह गए थे, जो पहले डिटेक्ट नहीं हो पाए थे, उनको रिमूव करना। ठीक है, और उस प्रोग्राम को और ज़्यादा एनहेंस करना, उसके अंदर अलग अलग फीचर्स को प्रोवाइड करना, या फिर प्रोग्राम को अप टू डेट रखना गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, या फिर कंपनी के पॉलिसी चेंजेस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर है और आपने एक प्रोग्राम बना के दिया है किसी कंपनी को, तो कंपनी की कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम बोलेंगे मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम जब रनिंग प्रोसेस में है, मतलब सब लोग इसको यूज कर रहे हैं, तब उसमें कोई भी एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको रिमूव करना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, कोई अपडेट देना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मेंटेनेंस में। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप जब आया था तो उसमें ओनली आपका चैट का ऑप्शन था, उसके बाद उसमें ऑडियो कॉल का फीचर दिया गया, फिर वीडियो कॉल का भी फीचर ऐड कर दिया गया। मतलब बहुत सारे फीचर बाद में ऐड किए गए। तो इसी को हम बोलेंगे मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो अब हमने सारे मेन स्टेप्स और उनके सब स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिकम्पोजिशन। तो पहले बात करते हैं डिकम्पोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डिकम्पोजिशन जो है एक प्रोसेस है किसी बड़ी या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स या सब प्रोसेस में डिवाइड करने का। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को बेटर वे में समझने या फिर डिस्क्राइब करने में। ओके, तो डिकम्पोजिशन में देखिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पहला है डिवाइडिंग अ टास्क इनटू सीक्वेंसेस ऑफ सब टास्क। मतलब किसी टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देना। सेकंड है आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम या एलिमेंट के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। तो आई होप आप लोगों को डिकम्पोजिशन समझ में आ रहा होगा। तो इसको डायग्राम की हेल्प से और समझ लेते हैं, जैसे कि आप अच्छे से समझ पाएं डिकम्पोजिशन को। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आपके पास में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। सपोज कि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी और सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि पार्ट 1 की जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 2 में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से पार्ट 2 की जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम 3 और सब प्रॉब्लम 4 में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हम किसी बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कि आपको कुकीज़ तैयार करनी है, मतलब कुकीज़ बनानी है, और ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्मॉल और सिंपलर टास्क में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मिक्सिंग अप द डो। ठीक है, डो का मतलब होता है जो गूंदा हुआ आटा होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम, जो आटा गूंथते हैं और डो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब क्या है, आटे को मिलाना अच्छे से, एक स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है, फॉर्मिंग इनटू अ शेप वाया कुकीज कटर। मतलब कुकीज कटर की हेल्प से आप उसको शेप देंगे एंड उसके बाद जो है वो आप बेक करेंगे, मतलब उनको सेकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से डिकम्पोजिशन को समझ सकते हैं कि जो भी बिग प्रॉब्लम है उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम के केस में भी देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए सपोज कि यहाँ पे आपको बोला जाए डिकम्पोज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप। मतलब क्या है, मोबाइल ऐप को क्रिएट करने के लिए टास्क को डिकम्पोज करो। ठीक है, तो मोबाइल ऐप को क्रिएट करने के लिए किस तरीके से टास्क को डिकम्पोज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो ऐप क्रिएट होगा वो किस टाइप का होगा। ओके, इसके बाद हम चेक करेंगे टारगेट ऑडियंस, मतलब जो ऐप है वो किसके लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद चेक करेंगे उसका यूजर इंटरफेस कि वो किस टाइप के यूजर इंटरफेस पे वर्क करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि जो ऐप है हमारा उसमें जो ग्राफिक्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखेंगे उसमें ऑडियो किस टाइप की डालनी है, मतलब जो ऑडियो होंगे साउंड इफेक्ट होंगे वो कौन कौन से टाइप के उसमें डालने हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में डिसाइड करेंगे जो प्लेटफॉर्म होगा उस ऐप के लिए वो क्या होगा, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर वो एप्लीकेशन रन होगा, किस प्लेटफॉर्म के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं, विंडोज़ के लिए कर रहे हैं, एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं, iOS के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ हम चेक करेंगे। एंड इसके बाद में चेक करेंगे जो यूज़र है वो इसको किस तरीके से नेविगेट करेगा एप्लीकेशन को। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है उसमें एडिशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो कौन कौन सी करनी है, किस टाइप की एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे कि डेटा की स्टोरेज होगी इस एप्लीकेशन की, वो कहाँ होगी, वो सारी सर्विसेज को हम चेक करेंगे कि डेटा किस तरीके से प्रोवाइड करना है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है यूजर को। ओके, एंड लास्ट हम चेक करेंगे जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से मोबाइल ऐप को क्रिएट करने के लिए हम टास्क को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा डिजाइनिंग एल्गोरिथम। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। ओके, तो देखिए एल्गोरिथम क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व करना है।
मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स में किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर सिंपल टर्म में आप इसको समझें तो कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई होप आपको एल्गोरिथम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए एल्गोरिथम का रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उनमें क्या होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके ही हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, या फिर ब्रेकफास्ट तैयार करना है, या बाइसिकल चलानी है, ठीक है, टाई को बांधना है, कोई पजल को सॉल्व करना है, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये डेली की जो एक्टिविटी होती है इनको कंप्लीट करने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ किसी एक एक्टिविटी का, सपोज कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है, साइकिल को चलाने के लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। देखिए क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए। फर्स्टली क्या करेंगे आप, साइकिल को रिमूव करेंगे स्टैंड से, मतलब स्टैंड पे खड़ी हुई होगी साइकिल, तो वहां से साइकिल को हटाएंगे। देन आप क्या करेंगे, साइकिल की सीट पे बैठेंगे और उसके बाद में साइकिल को चलाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब पैडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट होगी तो आप ब्रेक लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे, मतलब जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच जाएंगे, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से आप एल्गोरिथम को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हमने साइकिल को चलाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करा है। तो इसी तरीके से जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। आई होप अब आपका एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो एल्गोरिथम के ऑपरेशंस को समझ लेते हैं, किस तरीके से हम एल्गोरिथम में ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने एल्गोरिथम को डिस्कस करा था कि एल्गोरिथम क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेप्स का सेट है जिनको कि हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जो एल्गोरिथम में स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स पे हमें एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन वहां पे कुछ सडन कांस्टेंट होते हैं जो कि हमें प्लेस करने होते हैं पर्टिकुलर टाइप के ऑपरेशन पे, ठीक है। तो क्या क्या कांस्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो पहला तो ये है कि जितने भी ऑपरेशन है वो आपके डेफिनेट होने चाहिए, मतलब क्या है वो आपके फिक्स्ड हो, ठीक है, कितने स्टेप्स फॉलो होने हैं। एंड नेक्स्ट है जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपके इफेक्टिव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि जो स्टेप पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए कि वो पेंसिल और पेपर की हेल्प से किए जा सकें, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो। एंड नेक्स्ट क्या है, जितने भी ऑपरेशन है वो आपके फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो सीमित हो, ऐसा नहीं है बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं आप उसमें जिनका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वो आपके लिमिटेड होने चाहिए, जैसे कि जो एल्गोरिथम है वो लिमिटेड ऑपरेशन में ही आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब गुड एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके, तो पहला तो है इसका प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब क्या है, जो स्टेप्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मतलब ऐसे ना हो आपने उल्टी सीधे लिखनी है समझ में नहीं आ रहा हो, वो बहुत क्लियर होने चाहिए जिससे कि इजीली उनको समझा जा सके। नेक्स्ट है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या है, जो रिजल्ट आ रहा है आपका हर स्टेप पे वो आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिनाइटनेस, जो कि हमने अभी डिस्कस करा था। फिनाइटनेस का मतलब क्या है कि जो एल्गोरिथम है वो आपका पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर ही फिनिश हो जाना चाहिए, मतलब कुछ लिमिटेड स्टेप्स होने चाहिए उन्हीं के अंदर आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। तो एल्गोरिथम में इनपुट आउटपुट भी होना जरूरी है, मतलब एल्गोरिथम कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा हो और कुछ ना कुछ आउटपुट भी जनरेट कर रहा हो। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे गुड एल्गोरिथम की। जब भी आप एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिथम के कंपोनेंट को। सो कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिथम, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखिए। पहला होता है इनपुट, जिसमें कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो एल्गोरिथम में इनपुट होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो भी इनपुट यूजर ने दिया है वो आपका प्रोसेस होगा, मतलब जो एल्गोरिथम होगा आपका वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। ओके, एंड लास्ट आउटपुट, कि जो यूजर आउटपुट चाह रहा है वो आपका आउटपुट जनरेट होगा। ओके,